जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास सिविक्स के पहले चैप्टर का एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में। और मैंने जितना रिसर्च किया है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो यूट्यूब में आपको इस चैप्टर में इस तरह के वीडियोस नहीं मिलने वाले हैं। हो सकता है कि 1 साल 2 साल के बाद कोई दूसरा इससे भी बढ़िया वीडियो बना दे या फिर मैं ही बना दूं, तो वो बाद में हो सकता है। तो अब बकवास बंद करते हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सवाल से। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सवाल है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेते हैं, कैसे? इसका उत्तर लिखेंगे आप। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ले ले, यह कोई जरूरी नहीं है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग ये बात जान लीजिए कि सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन क्या होता है। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो बनाया गया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। आप दोनों जगह में से किसी से भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में। तो यहाँ पे हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ले ले, यह कोई जरूरी नहीं है। काफी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि सामाजिक विभिन्नता कई तरह के हो सकती हैं, जैसे कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर आदि। अब तक कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो साबित करती हैं कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। मतलब कि अब तक बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, बहुत सारी ऐसे दंगे हो चुके हैं जो साबित करते हैं कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। कभी कभी तो अलग अलग समुदाय के लोगों का जो विचार होता है वो अलग अलग हो सकता है या फिर होता ही है। मतलब कि दो अलग अलग धर्म समुदाय या फिर कुछ भी मान लीजिए, दो अलग अलग लोगों का जो सोचने का तरीका है वो अलग अलग होता ही है, लेकिन जो उनका हित होता है वो समान होता है। मतलब कि जो उनका उद्देश्य होता है वो समान होता है। अब इसको एक काफ़ी सिंपल उदाहरण से समझिए। जैसे कि मैं लिखा हुआ है कि मुंबई में मराठियों की हिंसा के शिकार हुए लोगों की जाति, लिंग, नस्ल भिन्न भिन्न थी। मतलब कि मुंबई में जो बिहार और यूपी से काम करने के लिए गए थे मजदूर, उनके साथ जो हादसा हुआ था मराठियों ने किया था, तो उसका शिकार जो यूपी और बिहार के लोग हुए थे, उनका जाति भी अलग था, लिंग भी अलग था, नस्ल भी अलग था और रंग भी शायद अलग था, लेकिन उनका जो क्षेत्र था वो एक ही था। तो इससे साबित हो जाता है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल का। दूसरा सवाल है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। इसका उत्तर देखिए, इसमें जो जितने भी वर्ड उपयोग किए गए हैं सारे सिंपल है, तो आपको एक भी वर्ड हार्ड नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कोई सामाजिक अंतर अन्य सामाजिक विभिन्नताओं से बड़ा हो जाता है। मतलब कि सामाजिक विभाजन तब होता है जब कोई सामाजिक अंतर अन्य किसी सामाजिक विभिन्नता से बड़ा हो जाता है। मतलब कि सामाजिक अंतर बोले या फिर सामाजिक विभिन्नता बोले, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें अंतर और विभिन्नता अलग अलग वर्ड आपको लग रहा होगा, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। जैसे उच्च वर्ग के लोग और दलित वर्ग के लोगों का अंतर सामाजिक विभाजन है। मतलब कि जो हाई क्लास के लोग होते हैं और जो दलित क्लास के लोग हैं, उनके बीच में जो अंतर है वो है सामाजिक विभाजन। जैसे कि संपूर्ण देश में दलित वर्ग के लोग आमतौर पर गरीब, बेघर और कमज़ोर होते हैं। मतलब कि पूरे देश में, हमारे पूरे देश में जो दलित वर्ग के लोग होते हैं वो आमतौर पर गरीब, बेघर और कमज़ोर होते हैं। लेकिन जो हाई क्लास के लोग होते हैं, यानी जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, वो अमीर और संपन्न होते हैं, यानी सक्सेसफुल और रिच होते हैं, जिनके कारण दलित वर्ग के लोगों को महसूस होने लगता है कि वे इनसे अलग है। यानी जो निचले वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, उनको एहसास होने लगता है कि अमीर लोगों से हम अलग हैं। जैसे कि अमेरिका में श्वेत एवं अश्वेत का अंतर सामाजिक विभाजन है। यानी अमेरिका में जो काले और गोरे का भेदभाव है वो एक सामाजिक अंतर है। तो इसी तरीके से सामाजिक अंतर जो है सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। अब समझते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। इस क्वेश्चन को पहले समझने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए कि सामाजिक विभाजन जो होती है
उनको की राजनीति में क्या परिणाम होता है, और ख़ासकर कि लोकतंत्र में और भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसको हमें स्पष्ट करना है। मतलब कि सोचना है कि इंडिया के जो परिणाम स्वरूप है राजनीति में विभाजन का, ये चीज़ हमें समझ करके इसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कि कोई भी देश चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, उसमें सामाजिक विभाजनों का प्रभाव उसके राजनीति पर अवश्य पड़ता है। मतलब ये फिक्स है, चाहे कोई छोटा देश हो या फिर बड़ा हो, उसके जो सामाजिक अंतर हैं उनका प्रभाव उनके राजनीति में जरूर पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कि भारतीय गणतंत्रात्मक में भी दलित वर्ग के लोगों के लिए नौकरी और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है। मतलब कि जो निचले वर्ग के लोग होते हैं, दलित हैं, उनके लिए नौकरी शिक्षा संस्थानों का आरक्षण देने की प्रावधान है। लेकिन यह व्यवस्था काफ़ी हिंसा और संघर्ष के बाद बनी है। लेकिन जो है ये व्यवस्था जो बनी है ये काफ़ी हिंसा और संघर्ष के बाद बनी है। क्यों बनी है, तो इसके पीछे का संघर्ष ये है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं ये ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन गरीब जो दलित थे इनको पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। ऐसी स्थिति में राजनीतिक पार्टियां भी जाति के आधार पर निर्णय लेने लगती है। मतलब कि ऐसी स्थिति में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो जाति के आधार पर निर्णय लेने लगती है। यहाँ पे देखिए 1971 में राजनीति में उच्च वर्ग के लोगों का वर्चस्व था। यानी 1971 से पहले जो थे हाई क्लास लोगों का दबदबा था, तो उनके हिसाब से काम चलता था। लेकिन उसके बाद पिछले वर्ग के लोगों के द्वारा राजनीति को प्रभावित किया जाने लगा। यानी जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके द्वारा प्रभावित किया जाने लगा। तो अब जब भी चुनाव होता है तो नेताओं को आप देखते होंगे दलित वर्ग का चर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अभी नेताओं को पता है कि दलितों के वोट से ही वो जीतेंगे, इसीलिए अब वो अमीर लोगों को कोई मायने चुनाव के समय में नहीं देते, बाकी तो देते ही हैं। अब बात करते हैं चौथा सवाल का। 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर सामाजिक न्याय के संदर्भ में का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर देखिए, 70 के दशक के पूर्व भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक में सुविधाप्रस्त हित समूह के लोगों का वर्चस्व था। यानी जो 70 के दशक से पहले जो थे इंडियन पॉलिटिक्स में सुविधाप्रस्त हित समूह के लोगों का वर्चस्व था, यानी दबदबा था। और 70 से 90 के दशक के बीच उच्च वर्ग के और लोग और मध्य वर्ग के लोगों के बीच राजनीति में वर्चस्व के लिए संघर्ष चला। यानी जो 70 से 90 के दशक थे उसमें हाई क्लास के लोग और लो क्लास के लोगों के बीच में राजनीति में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष चला। यानी कि लोगों को लगता था कि अमीरों की वजह से नेता जीतते हैं और गरीबों को भी लगता था कि हमारे वजह से नेता जीतते हैं। और 90 के दशक के बाद पिछड़ी जातियों और दलित वर्ग के लोग राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। यानी 90 के दशक के बाद जो दलित वर्ग थे और पिछड़ी जातियां थे उन्होंने अपना दबदबा बनाए रखा और इसकी जो नीतियां थी उनको प्रभावित करते रहे। और लेकिन आधुनिक दशक में राजनीति में दलित एवं महादलित के पक्ष में राजनीति का पलड़ा झुकता है। यानी जो इस समय है दलित लोग और महादलित के पक्ष में राजनीति का पलड़ा झुकता है। यानी सभी नेता दलित और महादलित के बारे में बात करते हैं चुनाव के समय। तो अब बात करते हैं पांचवा और अंतिम सवाल का, और ये सवाल थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी और थोड़ा लंबा भी इसका उत्तर होगा। यहाँ पे जो पांचवा प्रश्न है वो है सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम 3 बातों पर निर्भर करता है। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बताने के लिए कहा गया है। तो इसके उत्तर में जो 3 बातें हैं यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो बात है लोगों में अपनी पहचान के प्रति दृढ़ता की भावना, और दूसरा है राजनीतिक दलों की भूमिका, और तीसरा है सरकार का रुख।
तो ये जो 3 पॉइंट है, इन तीनों के बारे में आपको डिटेल के साथ लिखना है। तो लिखने के लिए आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है, तो जानने के लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति दृढ़ता की भावना, इसको समझिए। देखिए, यदि किसी एक समुदाय के लोग स्वर्ण को विशिष्ट मानने लगे, तो स्वर्ण को श्रेष्ठ समझने लगे, तो उनका अन्य समुदाय के लोगों के साथ तालमेल बैठना कठिन हो जाता है। यानी मानिए कि अगर आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंट समझेंगे, तो आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं, उनको आप ऑफकोर्स छोटे समझने लगेंगे। तो इससे जो आपके बीच में जो दोस्ती है, बातचीत कम होने लगेगी। ये चीज़ फिक्स है। तो इसी चीज़ को बताया गया है कि तालमेल बैठना कठिन हो जाता है। लेकिन यदि लोग एक व्यापक और राष्ट्रीय पहचान बनाएं और गर्व से स्वर्ण को उसका हिस्सा मानते हो, तो यह समस्या नहीं होती है। यहाँ पे कहा गया है कि लेकिन अगर हम सभी अपने आप को हिंदुस्तानी बताएं और गर्व से बताएं, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हम सभी हिंदुस्तानी हैं। तो हम दूसरे से हिंसा नहीं करेंगे। जैसे कि भारत के में विभिन्न भाषा एवं धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन अनेकता में एकता की उत्पत्ति को चरितार्थ करते हुए लोग सबसे पहले स्वर्ण को भारतीय मानते हैं। मतलब हम सबको, कोई भी धर्म जाति किसी को नहीं मानते हैं, बस अपने आप को एक इंडियन मानते हैं और काफ़ी गर्व से, और सब कोई मानता है जो इस देश में रहता है। इससे देश की अखंडता कायम होती है और लोगों को प्रेम एवं भाईचारे से रहने में मदद मिलती है। अब पहला पॉइंट समझने के बाद दूसरा पॉइंट भी समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि राजनीतिक दलों की भूमिका, यानी राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। देखिए, किसी समुदाय विशेष की मांग को राजनीतिक दल कैसे लेते हैं और उसका निपटारा किस तरीके से करते हैं। मतलब अगर कोई विशेष समुदाय किसी चीज़ का मांग कर रहा है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किस तरीके से उनके मांग पर रिएक्ट करते हैं, ये चीज़ काफ़ी मायने रखता है। संविधान के नियमों के अंतर्गत आने वाली किसी भी ऐसी मांग जिससे दूसरे किसी अन्य समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचता हो, मान लेना उचित होता है। यानी जो संविधान के नियमों को पालन करता हो और किसी दूसरे धर्म, दूसरे समुदाय के लोगों को कोई चोट नहीं पहुंचाता हो, कोई नुकसान नहीं करता, उसको मान लेना जरूरी है। लेकिन किसी ऐसी मांग को मान लेना उचित नहीं होगा जिससे किसी दूसरे समुदाय के हितों को चोट पहुंचती है। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब बात करते हैं तीसरा और आखिरी पॉइंट का, सरकार का रुख। सरकार, तो इस पर समझना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, किसी समुदाय विशेष के मांगों पर कोई सरकार कैसी प्रतिक्रिया करती है। देखिए, दूसरे पॉइंट में हम पढ़े कि राजनीतिक दल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं किसी समुदाय के मांग पर। यहाँ पे है कि सरकार किस तरीके से रिएक्ट करती है, प्रतिक्रिया करती है। यह महत्वपूर्ण है। यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को, जो संविधान के दायरे में आती है, पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया जाए, तो सामाजिक विभाजन नहीं होता है। मतलब कि अगर कोई समुदाय के लोग किसी चीज़ का मांग कर रहे हैं जो संविधान के दायरे में आता है, किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे समुदाय के लोगों को किसी भी प्रकार का चोट नहीं पहुंचाता है, तो वो चीज़ पूरी कोशिश करना चाहिए कि मान ले। ऐसी किसी भी मांग को राष्ट्रीय एकता के नाम पर दबा दिया जाए, तो उसके आगे चलकर दुष्ट परिणाम हो सकते हैं। बल के प्रयोग से एकता कायम नहीं होती है, बल्कि विद्रोह पनपता है, जिसके देर सवेर दुष्ट परिणाम ही सामने आते हैं। अब इन तीनों पॉइंट को मैं एक सिंपल वर्ड के साथ आपको बोलता हूँ। देखिए, ये जो पहला पॉइंट है कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति दृढ़ता की भावना, तो अगर कोई भी इंसान अपने पहचान को खराब नहीं होने देना चाहेगा, चाहे किसी भी समुदाय का हो, तो ये चीज़ हमारी राजनीति में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। दूसरा है कि राजनीतिक दलों की भूमिका, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किसी समुदाय की मांग पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। और सरकार का रुख, यानी सरकार किस तरीके से किसी समुदाय के मांग पर रिएक्ट करती है, प्रतिक्रिया करती है। ये तीन चीज़ महत्वपूर्ण है। सो आई होप कि आप लोग सभी सवाल को समझ पाए होंगे।
और आप लोगों को नोट्स भी मिल गया एक ही वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब